प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी मौजूद हैं और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष करणवीर लॉर्ड जी मौजूद हैं। आज बिजली की जो व्यवस्था हरियाणा के अंदर है उसको लेकर के हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है क्योंकि बिजली को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री कहते हैं कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो गांव में 8-8 घंटे कट लग रहे हैं, शहरों में 6-6 घंटे कट लग रहे हैं, और कहाँ किस शहर में किस तरीके की स्थिति है उसको अगर देखें तो जींद जिले में 1 करोड़ 2 लाख यूनिट की आज के दिन में डिमांड है। सिर्फ 75 लाख यूनिट बिजली मिल रही है। बिजली के बहुत लंबे लंबे कट लग रहे हैं। भिवानी में अगर देखें तो बिजली की खपत 1 करोड़ यूनिट के आसपास है और हर दिन 200 से ज़्यादा शिकायतें वहाँ बिजली विभाग में पावर कट को लेकर के आ रही हैं। हिसार जिले में बिजली की खपत 1 करोड़ 15 लाख यूनिट तक पहुँच चुकी है। इसकी वजह से गांव में, शहरों में हर जगह पर कट लग रहे हैं। रोहतक में 80 लाख यूनिट डिमांड थी पिछले साल, इस साल 85 लाख यूनिट डिमांड हो गई है बिजली की, और 4-4, 5-5 घंटे के असामान्य कट लग रहे हैं। सिरसा में बिजली की खपत 1 करोड़ 26 लाख यूनिट को पार कर गई है और यहाँ भी अघोषित कट लगाए जा रहे हैं पूरे शहर के अंदर। कैथल में भी लगभग यही स्थिति है। 150 मेगावाट लोड बढ़ गया है वहाँ पर पिछले साल से तुलना करें तो, और वहाँ पर भी पावर कट लग रहे हैं। करनाल से शिकायतें मिल रही हैं कि गांव में भी और शहर में भी 2-2, 4-4 घंटे के पावर कट्स लग रहे हैं। चरखी दादरी के गांव में प्राइमरी स्कूल में पिछले 15 दिनों से बिजली कनेक्शन नहीं है। सरकारी स्कूल का 3 लाख का बिल बकाया है, इसलिए वहाँ का बिजली कनेक्शन कटा हुआ है। पानीपत में हज़ारों लोगों का गलत बिजली बिल को पीपीपी से जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बिजली बिल ज़्यादा दिखाए गए हैं और उसकी वजह से पीपीपी की उनकी परिवार पहचान पत्र में उसके आ जाने से उनकी कई सारी सुविधाएं सारी की सारी रुक गई हैं। तो ये स्थिति पूरे हरियाणा के अंदर अगर आज के दिन में आप देखें तो ये स्थिति है। कुल मिलाकर हरियाणा में 13,500 मेगावाट की डिमांड है और बिजली मंत्री ये कहते नहीं थकते कि बिजली की कोई कमी नहीं है हरियाणा में, लेकिन सच्चाई ये है कि बिजली मंत्री के खुद के गांव में 5-6 घंटे का कट रोज़ाना लग रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर 2030 तक देखें तो 19,000 मेगावाट डिमांड अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर हो जाएगी, यानी 7 साल में 5500 यूनिट के आसपास डिमांड बढ़ जाएगी। और आज की स्थिति के हिसाब से अगर देखें, खेदड़ प्लांट जिसके बारे में अभी तक भी सरकार ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है, एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं केंद्र सरकार को ये भेज करके कि हम शिफ्ट करने के खिलाफ हैं, लेकिन उस पर अंतिम फैसला क्या हुआ उसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। पानीपत की तीनों इकाइयाँ जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 2030 में बंद हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में हरियाणा अपनी पावर डिमांड को कैसे पूरा करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जबकि इसके साथ ही अगर आप देखें पड़ोस के स्टेट में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, पंजाब के अंदर, वहां पर इस साल 15,151 मेगावाट की पीक डिमांड गई, जो पिछले साल से 1,000 मेगावाट ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद ना वहाँ बिजली की कोई कमी है, ना किसी तरह के पावर कट्स हैं। पूरी डिमांड को 15,151 मेगावाट की डिमांड को मीट किया गया पंजाब के अंदर और प्रचुर मात्रा में वहाँ पर बिजली उपलब्ध है। इसके साथ साथ वहाँ पर बिजली फ्री भी है। किसानों के 14 लाख कनेक्शंस हैं, सबको बिजली बेरोक टोक मिल रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए समझ में नहीं आता कि जब पंजाब में पूर्ति हो सकती है पीक डिमांड की, तो हरियाणा में पूर्ति क्यों नहीं हो सकती। हरियाणा सरकार क्या सेंट्रल पूल से बिजली खरीद करके लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सकती है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की तरफ अग्रसर है, जब दिल्ली में हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, जब पंजाब में 90% लोग जो हैं उनको मुफ्त बिजली मिलती है, दिल्ली के अंदर 80% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, तो फिर हरियाणा में ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती है लोगों को। हरियाणा के अंदर लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं मिलती है, ये भी एक मूलभूत सवाल है। 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलती है, ये हमारा दूसरा सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये पीक डिमांड जिस तरीके से जा रही है,
इसको मीट करने के लिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है, क्योंकि बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि हरियाणा में बिजली की कमी नहीं है, लेकिन गांव में और शहर में 5-5, 6-6 घंटे के पावर कट हर जगह पर लग रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर आज हम अपनी बात रखना चाहते हैं, सीईटी की परीक्षा को लेकर के काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स संघर्ष कर रहे हैं और सरकार लगातार इन स्टूडेंट्स की मांग को नज़रअंदाज कर रही है। इतिहास में पहली बार सरकारी पेपर लीक, आप इसको कह सकते हैं, सरकार ने ऑफिशियली पेपर लीक किया जब 41 क्वेश्चन पहले दिन के पेपर के दूसरे दिन में भी आए। हमारे पास ये सूचना भी है कि इसमें खूब सारे पैसे का लेन देन हुआ और ये बताया गया कि कल का पेपर तैयार कर लीजिए, अगले दिन उसमें से सवाल आएंगे। ऐसी सूचना भी है, उसकी आधिकारिक शिकायतें भी आने वाले दिनों में हमें लगता है कि कई लोग करने वाले हैं। मेरे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं आज, और हमने ये निर्णय लिया है कि हम विधानसभा का घेराव 25 तारीख को, जिस दिन विधानसभा का पहला सेशन होगा, उस दिन हम विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि युवाओं की आवाज़ हरियाणा सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। उसको हरियाणा सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए युवाओं का एक ज़बरदस्त संघर्ष ज़रूरी है, और सरकार सीईटी के मुद्दे पर संवेदनशील हो। इसके लिए क्या योजना है, कैसे क्रियान्वयन होगा, कब इस पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, मैं मनीष जी से कहूँगा कि वो इस पर अपनी बात रखें। जैसे कि पूरे प्रदेश के युवा लगातार इस मामले को लेके, सीईटी के मामले को लेके, बेरोजगारी के मामले को लेके परेशान है, और लगातार सरकार का जो रवैया है वो युवाओं के विरोध में है, युवाओं को रोजगार ना देने के रास्ते पे है। अभी हाल ही में जो बड़ी बात है वो सामने ये थी कि जब हाई कोर्ट से ये स्टे लग चुका था कि जो रिजल्ट में आपने त्रुटियां ठीक की है उससे संतुष्टि नहीं की जा सकती, उसके बावजूद सरकार ने मुख्य परीक्षा डबल बेंच में जाके अप्रोच करके रातों रात कोर्ट खुलवा के और मुख्य परीक्षा की अनुमति ली, और उस परीक्षा में भी इतना बड़ा झोलझाल हुआ। उसके बाद ये साफ हो गया कि किस तरह से सरकार जो है अपने करीबियों को, अपने चहेतों को नौकरियों में जगह देने के लिए लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 6 अगस्त को हुई परीक्षा में, जहां ग्रुप 57 की परीक्षा थी, उसमें जो सवाल आए थे, उन सवालों में से 7 तारीख को जो परीक्षा ली ग्रुप 56 के लिए, 56 के लिए, उसमें 41 सवाल रिपीट किए गए। और जैसे ही ये सामने आया, पूरे प्रदेश के युवाओं ने जगह जगह पे प्रदर्शन भी किया, इसके खिलाफ मांग भी उठाई कि इस पेपर को रद्द किया जाए, दोनों पेपर को रद्द कर दिया जाए, और जो एजेंसी इसको बना रही है उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, FIR कराई जाए। साथ में HSSC को बर्खास्त किया जाए, जो लगातार विफल रही है युवाओं के लिए परीक्षा कराने में, रोजगार उपलब्ध कराने में। इसके साथ साथ इसकी जांच हो, न्यायिक जांच हो। ये सब मांगे सरकार के सामने रखी गई। अब तक किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब या कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हम आम आदमी पार्टी के सभी यूथ विंग के कार्यकर्ता और हमारे साथी CYSS जो युवाओं के भविष्य की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ सड़कों पे उतर के सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई और विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उम्मीद थी कि इससे पहले कोई ना कोई सकारात्मक फैसला ले लिया जाना चाहिए था और कोई ना कोई इस पे कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कोई कार्यवाही और वो मनमाने ढंग से भर्तियां करना चाहती है। तो इसके विरोध में 25 तारीख को हम लोग पूरी आम आदमी पार्टी की यूथ विंग और साथ में हमारे CYSS की विंग मिलके विधानसभा का घेराव करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार इस मसले को सुने और विधानसभा में इसकी गूंज उठे और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही जो हम जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी सरकार गंभीर नहीं है, तो कई सारे मुद्दे इस बार जब विधानसभा का सेशन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष में विधायक हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है, इसलिए सरकार निरंकुश हो गई है। हम विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर भी दबाव बनाने के लिए एक तरफ विधानसभा के अंदर हम उनको अनुरोध करते हैं, जो भी विपक्ष में नेता हैं, कि वो सरकार से इन सारे मूल प्रश्नों पर, महिला सुरक्षा पर, संदीप सिंह के मामले पर, ख़ास तौर पर किसानों के मुद्दे पर, जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है समय से, बिजली के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर,
इन सारे मुद्दों के ऊपर विधानसभा में गूंज होनी चाहिए, लोगों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। विधानसभा के अंदर हम विपक्षी विधायकों से अनुरोध करते हैं वो इन मुद्दों को उठाएं, और विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर इन सारे मुद्दों की गूंज सुनाई दे, ताकि सत्ता के गलियारों तक आम आदमी की आवाज़ पहुंच सके। संदीप सिंह के मुद्दे पर खासतौर पर हम चंडीगढ़ प्रशासन को एक लास्ट अल्टीमेटम देने के लिए हम लिख रहे हैं चंडीगढ़ प्रशासन को कि वो जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करें। अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तय समय सीमा के अंदर, तो आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में हम इस मुद्दे को लेकर भी अनशन पर बैठेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, सीईटी में बहुत स्पष्ट है। एक तो ये जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए, ये सरासर आधिकारिक तौर पर पेपर का लीक किया जाना है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। और हमको ये भी सूचना है, बहुत लोगों ने हमको ये बताया है कि 20-20 लाख रुपए लेके 15-15 लाख रुपए लेकर के ये कहा गया कि लिमिटेड लोगों को ये सूचना दी गई कि आप कल का पेपर तैयार करके चले जाइए, उसमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पेपर कैंसिल होना चाहिए था, ये एजेंसी ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए थी, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो देखने को मिला वो ठीक इसके उलट था। मुख्यमंत्री आकर के कहते हैं कि सरकार का काम पेपर कराना नहीं है। तो सरकार का काम अगर पेपर कराना नहीं है, सरकार अगर युवाओं के लिए पेपर नहीं करा सकती और युवाओं को अगर नौकरी नहीं दे सकती, तो सरकार को सरकार बने रहने का भी अधिकार नहीं है, कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री जी को। इसलिए हमारी मुख्य मांग ये है, एक तो इन्होंने जो पहले कहा कि 4 गुना लोग बुलाएंगे, फिर अपनी मर्जी से कहा 8-10 गुना लोग बुलाएंगे, और फिर अपनी मर्जी से लिस्ट जारी कर दी, उसको लेकर के हमारी आपत्ति है। सभी सीईटी में क्वालिफाई किए हुए विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए नौकरी के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आनन फानन में परीक्षा ली गई, उससे किसी भी बच्चे का संतोषजनक तरीके से ठीक माइंडसेट से ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया जो सामान्य रूप से अपनी तैयारी कर रहा था। इसलिए इन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। तीसरी चीज़, जो पेपर लीक हुए हैं, 40 क्वेश्चंस जो हम लगातार कह रहे हैं, उस एजेंसी को न सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस ऑफिशियल पेपर लीक में किस किस का हाथ है, कैसे कैसे सूचना दी गई और उसके बदले में पैसा लिया गया। इस सब की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी शामिल है इसमें, चाहे वो सरकार के लोग हैं, चाहे नेता हैं, चाहे अफसर हैं, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में। ये जो एजेंसी को बड़ा सीक्रेट रहता है, एजेंसी में चेयरमैन और एजेंसी करते हैं, उसको तो पता ही नहीं लगता कि ब्लैकलिस्ट किया नहीं किया, क्या हुआ, तो इसकी जिम्मेवारी केवल उस एजेंसी तक सीमित नहीं, बिल्कुल एजेंसी तक सीमित नहीं है। जिस तरीके से ये पूरा घालमेल किया गया, उसमें एचएसएससी की भी पूरी भूमिका है, उसमें सरकार की भी पूरी भूमिका है, और हम पहले देखते आए हैं कि किस तरह से एचएसएससी में काम होता है, किस तरीके से एचपीएससी में काम होता है। हम पहले से देखते आए हैं कि पैसे का कैसे आदान प्रदान होता है। खुलेआम केसेस आए, पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे कि पैसा लेकर के नौकरियां दी जा रही हैं, भर्ती की जा रही है। तो हमें पूरा संदेह है कि ये सुनियोजित तरीके से पहली बार पूरे देश में ऐसा एक मामला आया जब आधिकारिक तौर पर सरकारी पेपर लीक किया गया। उस पेपर लीक की जुडिशियल जांच होनी चाहिए, और उस जांच के दायरे में सिर्फ एजेंसी नहीं आती है। एजेंसी एक प्रोफेशनल एजेंसी अगर है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका एग्जाम है, क्या हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। वो स्टैंडर्ड तरीके से अपना पेपर सेट करते। लेकिन जिस तरीके से नजर आ रहा है कि ये खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर सेट किए गए, उसके डुप्लीकेट क्वेश्चंस दिए गए दूसरे दिन भी, उससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे राजनीतिक लोग भी हैं, इसके पीछे ऊंची पहुंच वाले लोग भी हैं, इसके पीछे एचएसएससी के ऑफिसर्स भी हैं। इन सब की जुडिशियल इंक्वायरी होकर के जांच होनी चाहिए कि कौन कौन इसमें शामिल है। इसका पर्दाफाश होना युवाओं के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये जो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 20-20 लाख रुपए देके ये बताया गया कि निकल का पेपर तैयार करके चले जाओ, आपके पास संपर्क किया, तो ऐसे 2-3-4 लोग जिनको ये संपर्क हुआ, जिनको प्रेस के सामने पेपर पेश नहीं किया, उसका तो दावा नहीं हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो छात्र जो इससे प्रभावित हैं, क्योंकि अभी तक सबको यही है, जिसने पैसा दिया उन सबको ये है कि ये पेपर थ्रू हो गया, और इसीलिए सरकार ने इतना जोर भी लगाया कि नहीं पेपर कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी जगहों से पैसा उठा रखा होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये बात सिरे नहीं चढ़ती है तो वो छात्र खुद ही कंप्लेन करने के लिए सामने आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हमने बहुत सारे ग्रुप्स के, कई ग्रुप्स के चैट मैंने भी देखे, जिसमें मुझे छात्रों ने दिखाए ला करके कि देखिए ग्रुप्स पे चल रहा है कि मेरी तो बात हो गई थी, कल हो गई थी बात और क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि इन सब की जांच तभी हो सकती है जब
सरकारी दायरे से बाहर निकल के, पुलिस से बाहर निकल करके अगर जुडिशियल डोमेन में जांच हो तभी इस मुद्दे की सही जांच हो सकती है। मतलब संदीप सिंह के बारे में आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को या चंडीगढ़ पुलिस को जो अल्टीमेटम वो कितने दिन तक दिए जाते हैं? देखिए, हमने चंडीगढ़ पुलिस को हम लिखने जा रहे हैं, मैं आज लिखने जा रहा हूं चंडीगढ़ पुलिस को कि इस मामले में चार्जशीट दायर करने का जो समय था वो काफ़ी पहले निकल चुका है। क्या कोई वाजिब कारण है चंडीगढ़ पुलिस के पास कि इसमें डिले किया जा रहा है? अगर वाजिब कारण नहीं है तो हम चंडीगढ़ पुलिस से बाकायदा इजाज़त मांगेंगे कि वो हमको इस मामले पे अनशन करने का, धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त दे और लोकतांत्रिक तरीके से पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को दोबारा से उठाएंगे, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है, क्योंकि ये हरियाणा की बेटियों के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा